हेलो। हेलो। यस, अ सेंचुरी कंटेन्स 100 ईयर। अब देखो, जैसे हम इसको ऐसे समझो, अर्चित, इसको ऐसे समझो कि जैसे हम क्या कहते हैं अभी कि वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी। हम यही कहते हैं ना कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 21st सेंचुरी का मतलब हुआ 2000 से लेकर के 2099 तक। ये जो पूरा समय है इसे हम कहते हैं 21st सेंचुरी। अब जब हम इसके पहले फेज में हैं तो ये कहलाएगा अर्ली फेज, पूर्वार्ध कहलाएगा। और जब हम इसके आगे वाले फेज में होंगे तो वो उत्तरार्ध कहलाएगा, वो लेटर फेज कहलाएगा। तो जैसे किसी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कहीं पर भी मान लो ये लिखा हुआ है कि 5th सेंचुरी, मान लीजिए उसमें लिखा है 5th सेंचुरी, एक शब्द लिखा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, 5वीं सदी का अर्थ ये हुआ कि 400 से लेकर के 499, ये आपकी 5वीं सदी होगी। ठीक। अब जैसे उसने कहा कि पांच अर्ली 5th सेंचुरी, उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अर्ली 5th सेंचुरी, अर्थात 5वीं सदी का पूर्वार्ध। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो 400 से लेकर के 450 के आसपास की बात कर रहा है। और जैसे ही उसने कहा कि लेटर 5th सेंचुरी, तो इसका अर्थ हुआ कि वो 450 से लेकर के 499 के बीच की बात कर रहा है। तो ये इनका अर्थ होता है। अब आपका इसमें सवाल एक और है कि सर दो शब्द आ रहे हैं, एक शब्द आया 5th सेंचुरी BC और एक शब्द आया 5th सेंचुरी AD। तो आखिर इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो सिंपल कैलकुलेट करो। 5th सेंचुरी AD का अर्थ ये हो गया कि आज से हम लगभग कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो 5th सेंचुरी AD का अर्थ आपने लिख लिया यहाँ पर कि 400 से 499। तो इसमें आप कोई भी एक डेटा ले लो, मान लो आपने 400 ले लिया, तो आज हम किस साल में है? 2000 में है। 2000 में से 400 घटा दो, मतलब लगभग हम 1600 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 1600 या 1700 साल पुरानी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे BC आया, तो BC का हमें तो ये पता है 5th सेंचुरी का मतलब क्या है। 5th सेंचुरी का मतलब है 400 से 499, लेकिन चूंकि यहाँ BC है तो अब हम ऐड कर देंगे कि 5th सेंचुरी BC का अर्थ हुआ कि आज से लगभग हम 2400-2500 साल पुरानी बात कर रहे हैं, इतने साल पहले की बात हो रही है।
ठीक है, तो इस तरह हम ये डेट निकालते हैं, इस तरह हमें इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक, और कोई डाउट था? फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ यार, एक तो पता है क्या है, मौसम बड़ा अजीब हो रहा है। जैसे मैं जैकेट पहन लेता हूँ तो क्या क्लास में लाइट्स होती हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास के बाद पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तो अब जैकेट भी नहीं पहन सकते, तो फिर मैंने निकाला कि फुल स्लीव्स पहनते हैं तो ठंड भी थोड़ा बहुत बचेगी और गर्मी शायद उतना कम नहीं आएगी। मैंने कल बताया था के जी एस यूजर कि राजन को गोपा जनस से कहा गया है। ठीक है, चलो अब पहले हम एक काम करते हैं दोस्तों, जो हमने कल डिस्कस किया था पहले उसको हम रिकॉल करेंगे। और नहीं, पहले आपका प्रश्न है, पहले हम प्रश्न पे आएंगे और प्रश्न के बाद हम पहले रिवीजन करेंगे और जो हमारा ऋग्वैदिक काल में टॉपिक बचा हुआ है उसे हम पढ़ेंगे। तो कल जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, मुझे बताइएगा कि ये सही है नहीं है। हमने कल आपसे कहा था कि ऋग्वैदिक काल पर प्रकाश डालिए और ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए या उसको एक्सप्लेन कीजिए। और अभी ना दोस्तों, 2 या 3 दिनों के बाद मैं आपकी एक स्पेशल क्लास लूंगा और उस स्पेशल क्लास में मैं आपको शब्द समझाऊंगा। जो शब्द आते हैं ना यूपीएससी में कि डिस्कस का मतलब क्या है, एवेल्युएट का मतलब क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है, तो धीरे धीरे अब मैं आपको वैसे प्रश्न देना शुरू करूंगा कि आपको जो पुछल्ले शब्द होते हैं, जो टेल वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में पता चले। अभी ना हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले मैं आपको एक बेस बना दूं, बेस के बाद फिर धीरे धीरे हम उसे ग्रेजुअली डेवलप करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न हमारा यही था। बिल्कुल, हाँ यार वो अपलोड हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज अभी कैसे मिलेगा यार, अभी टॉपिक तो होने दो फिर टेस्ट सीरीज मिलेगा। इंडस वैली के क्वेश्चंस आपको मिल गए, अब जब वैदिक एज होगा तो उसका टेस्ट मिलेगा। कैसी बात करते हो यार आप लोग, है ना, चर्चा कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमने यही प्रश्न डिस्कस किया था कि वैदिक सभ्यता पर प्रकाश डाले और वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको समझाना है। अब पहले हमेशा जब भी आप प्रश्न को देखते हो, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो, हमेशा ये देखो कि उसके कितने भाग हैं। जो प्रश्न है उसके कितने भाग हैं। तो अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखो तो इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 अलग अलग पार्ट हैं। जो पहला हिस्सा है दोस्तों इस प्रश्न का, उसमें आपसे पूछ रहा है कि आप ऋग्वैदिक एज के बारे में कुछ बेसिक बातें बताइए कि ये क्या थी, कहां पर इसका जन्म हुआ, इस बारे में पूछ रहा है। बोलो यस और नो। पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ऋग्वैदिक काल था आखिर ये क्या था, इसके बारे में आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दीजिए। और फिर दूसरा हिस्सा इसका है कि जो ऋग्वैदिक एज में जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो मैंने आपसे कहा था कि ये 100 वर्ड में लिखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने 150 में लिख दिया, कुछ कह रहे हैं हमने 200 में लिख दिया। कोई बात नहीं, हम देखेंगे इसे हम कैसे शॉर्ट करके लिख सकते थे। तो पहला काम जो आपको करना है दोस्तों प्रश्नों के साथ, वो यही करना है कि आपको ये समझने का प्रयास करना है कि आखिर प्रश्न में क्या पूछा गया है और इसके कितने हिस्से हैं। हमेशा आपका पहला काम रहेगा प्रश्न को पढ़ना और फिर उसे तोड़ना। अगर प्रश्न को तोड़ा जा सकता है तो उसे तोड़ करके लिखना। अब देखो, पहले हिस्से को हम अगर लिखें तो जो हमारा पहला हिस्सा है रहेगा, आंसर का फॉर्मेट वही रहेगा दोस्तों। इंट्रो, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। ठीक है, परिचय, मुख्य और फिर आपका उपसंहार। तो इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, तो इंट्रो में अल्टीमेटली आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों सॉरी, इंट्रो में आपको ऋग्वैदिक एज के बारे में लिखना पड़ेगा कि आखिर ऋग्वैदिक एज क्या थी। तो देखिए, हमने कल कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी कि यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व पश्चिमी भारत, पूर्वी पाकिस्तान में सप्त सैंधव क्षेत्र में विकसित
एक ग्रामीण सभ्यता थी। बोलो, इतना अच्छा इंट्रो आपका तैयार हो गया। बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट, लेकिन बहुत अच्छा। इसमें आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं कि आर्यों के द्वारा विकसित, आर्यों के द्वारा विकसित। ये आपका पहला एक पैराग्राफ बनेगा। तो इस हमेशा दोस्तों, हमेशा पता है, एक छोटी सी बात समझो आप लोग, अभी कमेंट मत करो, पहले मुझे सुनो ध्यान से, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे चीजों को। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो हमेशा कीवर्ड्स पहले याद करो। अभी ना घर पे ये प्रैक्टिस किया करो कि जैसे मान लो आपको इंट्रो लिखना है तो पहले याद करो कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पता है। तो दिमाग में आ गया कि यार सर ने बताया था इसका टाइम, सर ने इसकी लोकेशन भी बताई थी, सर ने यह भी समझाया था कि ये सप्त सैंधव क्षेत्र में है, आर्यों ने बनाई है और ग्रामीण सभ्यता है। ये आपके क्या हो गए, कीवर्ड हो गए कि सर दीज आर द बेसिक कीवर्ड जो हमें इस आंसर की शुरुआत में लिखने चाहिए या किसी भी इंट्रोडक्शन के बारे में हमें पता है। तो पहला हमेशा स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि इन कीवर्ड्स को लिख लो। बोलो यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इन कीवर्ड्स को आपने लिख लिया। अब जैसे ही आपने इन कीवर्ड्स को लिखा जैसे ही आपने इन कीवर्ड्स के बारे में लिखा तो अब आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ, अब हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक या दो सेंटेंस आपके आसानी से बन सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपका ये बन सकता है कि यह पश्चिमी भारत, ऐसा सिंपल शुरू करें कि पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में 1500 से 1000 बीसी के मध्य विकसित सभ्यता। इस सभ्यता का विकास आर्यों ने सप्त सैंधव क्षेत्र में किया था और यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसकी राजनीतिक विशेषताएं निम्नलिखित है। कनेक्ट कर दिया आपने, जिसकी राजनीतिक विशेषताएं निम्नलिखित। इस तरह से आपने सेंटेंस को जोड़ दिया। बोलो यस और नो, मेरी बात समझ में आई है? तो आपने 2 या 3 सेंटेंस बनाए और फिर उस सेंटेंस को आगे आपने जोड़ दिया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो आपने लगभग 3 लाइन या 4 लाइन कंज्यूम कर ली। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि आपके 20 या 30 वर्ड कंज्यूम हो चुके हैं। अब आपको सीधी चर्चा किसकी करना है? राजनीतिक व्यवस्था की करना है। आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताना है। तो वही पॉइंट, अगेन वही काम कीजिए कि हमेशा याद करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था, तो कीवर्ड हमारे क्या क्या थे। तो कीवर्ड में जैसे आपको याद आएगा कि सर ये नोमैडिक सिस्टम था, मतलब कबीला आधारित व्यवस्था हुआ करती थी। ये बात हमने पढ़ा था कि ये कबीला आधारित व्यवस्था थी। फिर हमने इकाइयों के बारे में पढ़ा था कि इकाइयां क्या क्या थी, यूनिट क्या क्या थी। फिर हमने राजा के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि राजा की सहायता के लिए अधिकारी होते थे और एक सभा समिति होती थी और स्थायी सेना का अभाव था। परमानेंट जो आर्मी है वो नहीं थी। अब पहले कीवर्ड तो दिमाग में आए। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि यार ये आंसर ठीक वैसा ही है जैसा हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लिख रहे थे। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं, हमने सीधा प्रश्न देखा कि भैया भारत की वैदिक सभ्यता और जो जो हमारे दिमाग में है सब लिखना शुरू कर दिया। उसका रेलेवेंस है नहीं है, क्रम सही है नहीं है, हम सही शब्द लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हमने तो उठाया, जो हमारे दिमाग पे आता गया वो लिखते चले गए। पता पड़ा प्रश्न था राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, हम पहुंच गए आर्थिक व्यवस्था के बारे में। प्रश्न था ऋग्वैदिक काल के बारे में, हम पहुंच गए उत्तर वैदिक काल में, और कुछ मौर्यों की बातें भी लिख दी कि ठीक है। तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ठीक है, वो तरीका अच्छा है, क्योंकि वहां हमारा पहला उद्देश्य कॉपी भरना रहता था। अब देखिए मैं थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, लेकिन जब मैंने कॉलेज में मैंने बीए किया है, मेरा बीए है हिस्ट्री से, और दूसरा मेरा विषय ज्योग्राफी था बीए में। तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं शायद ही मैंने 1-2 बार ही एक्स्ट्रा कॉपी ली हो, और जो मेरा स्कोर कार्ड है वो 70% के अबव है बीए में, जो एक बड़ी बात होती है। मैंने कभी नहीं कॉपी भरी। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था यार वही लिखो जो रिलेवेंट है। उसमें भी मैं पाई चार्ट वगैरह उपयोग करके आता था, बहुत ज़्यादा कॉपी भरने पे फोकस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो आंसर राइटिंग टेक्निक सही है, थोड़ा एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ यार एक बच्चा है जो अलग लिखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जब भी आप इन चीज़ों को लिखें पहले कीवर्ड जरूर बना लें, और कीवर्ड में क्रम का निर्धारण भी करें। देखिए क्रम कितना ज़रूरी होता है, इस बात को समझिए धीरे धीरे करके।
जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके बारे में कुछ जानकारी पूछी कि भैया अपने बारे में बताओ। आपने पहला बताया कि मैं जबलपुर में रहता हूँ। दूसरा बताया कि मेरे पापा का नाम फला फला है, मेरा नाम फला फला है, मेरे पड़ोसी ये हैं, मेरी कॉलोनी का नाम ये है, मेरे महाद्वीप का नाम एशिया है, मेरे देश का नाम भारत है कि नहीं? तो ये क्रम बिगड़ रहा है। तो जब आप अपने परिचय देते समय क्रम का बहुत ध्यान रखते हो, ठीक इसी तरह जब आप एग्जाम में लिखते हो तो उसमें भी ये देखो कि अगर आपको 6 पॉइंट पता है तो इन 6 पॉइंट में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है जो पहले नंबर पर आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा बिंदु आएगा, तीसरे पर कौन सा है। ये धीरे धीरे की प्रैक्टिस कीजिए। अभी समय है आपके पास 6 महीने, ये वो समय है जब आप अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं। फिर तो आप एक रेस में शामिल होंगे और आपको तेज भागना पड़ेगा। तो अभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। कीवर्ड निकालिए, उनका क्रम तय कीजिए और फिर सेंटेंस बनाइए। तो बस आपको यही लिखना था इसमें। यहाँ पर इकाई के लिए आप एक डायग्राम बना सकते थे। अगर मैं इसको लिखता तो मैं यहाँ पर दिखा देता एक डायग्राम टाइप का बना के इस तरह से कि हाँ इकाइयाँ क्या क्या थी, इस तरह से, और बाजू में उनके राजा का नाम लिख देते कि जो कुल है कुलपति उसका प्रधान होता था, ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता था, विश्व का प्रधान विश्वपति होता था, जन का प्रधान राजन होता था। बोलो यस और नो। हम ये लिख सकते थे राजा के बारे में कि राजा का मुख्य कार्य कबीला और पशुओं की रक्षा करना होता था, इसीलिए उसे गोपाजनस्य कहा जाता था। ठीक है। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, वज्रपति, विष्पति जैसे अधिकारी होते थे और सभा, समिति और विदत जैसी अलग अलग समूह थे। ठीक है। थोड़ा सा आप चाहें तो सभा समिति के बारे में लिख सकते हैं। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, कबीले के लोग युद्ध के समय सेना का काम किया करते थे। राजा कोई टैक्स नहीं लेता था, हालांकि लोग अब स्वैच्छिक कर देते थे जिसे बलि कहा जाता था, वॉलेंटरी। तो इसमें आप चाहें तो इतने पॉइंट लिख देंगे तो आपके पॉइंट बन जाएंगे। और यहाँ आपने बढ़िया सा एक डायग्राम भी बना दिया जिसमें आपने इकाइयों के बारे में बताया इस तरह से कि कुल, ब्रैकेट में कुलपति, ग्राम, ग्रामीणी, विश्व और जन। तो बहुत अच्छा एक आंसर बनता है, बहुत बढ़िया तरीके से एक जवाब बनता है। ठीक है। चलिए। नहीं नहीं है दोस्तों, मैं पीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा अलग है, मुझे नेट में प्रोफेसर वगैरह इन सब में मुझे जाना है। और अब मैं सच बताऊं, अब मैं चाहे मैं वो प्रोफेसर बन के भी मैं पढ़ा ही रहा होता और अभी भी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो मुझे लग रहा है कि अब सही है, लाइफ सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों दोनों चीजें लिखना पड़ेगा आपको। सेंटेंस भी बनाना है यहाँ। ठीक है। और ऊपर आपको पैरा लिखना है, बीच में सेंटेंस, यहाँ एक चित्र भी बना दिया आपने। ठीक है। ये हाँ, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। अब किसकी बात कर लेते हैं? कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन हमेशा, जैसा मैंने आपको कहा कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, जो कंक्लूजन है वो हमेशा आपका इम्पैक्ट बताने वाला होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि आखिर इस व्यवस्था से आगे क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप आखिरी में इसमें सोचें पहले कि इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो जन है, ये जो जन है दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि यही जन आगे जाकर, यही कबीले आगे जाकर के जनपद बनेंगे, जनपद से महाजनपद बनेंगे और यही महाजनपद भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखेगा। तो आप इस तरह इसमें लिख सकते थे कि इस प्रकार कबीलाई आधारित ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था ने जनपद, महाजनपद और कालांतर में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार किया। ठीक है। तो वो क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार की है? अल्टीमेटली इसने तैयार की। तो ये भारत पर एक प्रभाव देखने के लिए हमें मिलता है कि इसी पॉलिटिकल सिस्टम का ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जो जन है वो जनपद बनेंगे, बहुत सारे जनपद महाजनपद बनेंगे और इसी महाजनपद में से एक जो मगध है वो आगे जाकर के भारत का पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य बनेगा जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरह आप एक कंक्लूजन लिख सकते थे। ठीक। ओके।
ये बहुत अच्छी बात है नेहा। डायग्राम देखिए बनाएंगे, जितना आप बनाएंगे डायग्राम उतना आपको फायदा मिलेगा। अब इसमें क्या है ना कि आंसर आपका अलग दिखता है, कॉपी आपकी अलग दिखती है कि अरे इसने तो चित्र बनाया है। तो अब मान लो आप एग्जामिनर हो, आप खुद सोच के देखो कि अगर आप एग्जामिनर हो, ये भी पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ, तो आप भी पढ़ते पढ़ते आपके मन में एक ऊब आ जाती है, बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अरे इसने पहला सेंटेंस जो है पैराग्राफ में लिखा है, बीच में पॉइंट से बना दिए हैं, फिर उसने एक पैराग्राफ लिखा है और उसको जगह मिली है तो बीच में उसने चित्र बना के बता दिया है कि अच्छा ये कुलपति। तो वो एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस होता है, उसे अलग कुछ देखने के लिए मिलता है कि कुछ डिफरेंट सी कॉपी देखने के लिए मिली। तो जितना अपनी कॉपी में इनोवेशन करेंगे, नई चीजें लेकर के आएंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। इवन आप चाहें तो इसमें मैप भी बना सकते हैं, इसमें आप मैप भी बना सकते हैं भारत का, और बता सकते हैं कि इस सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ। सिंपल, बिल्कुल 30 सेकेंड लगेंगे आपको मैप बनाने में। इस तरह एक मैप बना दीजिए और बता दीजिए यहाँ पर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल। और इंप्रेसिव हो गया। अच्छा ठीक है, चलो बताने की कोशिश तो की है कम से कम कि कहाँ पर बना। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में चित्र या मैप नहीं बनाए जाते, बहुत बनाए जाते हैं। कॉपी देखिए आप टॉपर्स की, आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें भी चित्र और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इनोवेशन कीजिए, ठीक है। तो लिख रहे हैं आप सभी लोग प्रश्न, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं विवेक। और देखो एक चीज मैं आपको बोलूँ, नेट की तैयारी कीजिएगा और फिर उसमें आगे बढ़ते जाइएगा। देखो रोहित, मॉडल आंसर देने का अभी कोई सेंस नहीं है, पहले आप लिखते जाइए। क्या है यार, देखो मैं कितने काम करूं, मुझे और भी क्लासेस लेना है दोस्त, नहीं तो मैं दे देता, पर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है, लिखने की कोशिश करो। चलिए तो आगे बढ़े, तो लिखते जाइएगा। लिख रहे हैं आप लोग ईमानदारी से? हाँ बिल्कुल ऐसा ही मैप बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही मैप बनाना है। नहीं नहीं प्रिया, कॉपी में शो नहीं करना है, तो रफ के लिए बता रहा हूँ, रफ में लिखना पड़ता है चीजें। ठीक है चलो, तो देखो, थैंक यू। तो लिखते जाइएगा चीजों को, और हर दिन जो मैं प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, ईमानदारी से लिखिए, एक भी दिन स्किप मत कीजिए चीजों को। आप खुद देखिएगा आप कितने डेवलप हो जाएंगे। जैसे आज आपने नया सीखा कि हमें कीवर्ड निकालना है और हमें क्रम पर भी काम करना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब हमारे टॉपिक को हम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सभी लोग बहुत सीरियस होकर के इस कोर्स को पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से चीजों को लिख रहे हैं, ध्यान देंगे अब। चलें, तो 10 मिनट रिवीजन और फिर उसके बाद हमारे नए टॉपिक को हम शुरू करेंगे, और आज ही ऋग्वैदिक एज को हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो हमने कल ये पढ़ा था कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 1000 सालों के बाद जो सप्त सिंधु का क्षेत्र है, जो सप्त सिंधु का क्षेत्र है और फिर गंगा घाटी का क्षेत्र है, वहां आर्यों के द्वारा वहां आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता का विकास किया गया, और इसी को हमने वैदिक सभ्यता या वैदिक एज के नाम से जाना। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है ये मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है। एक है ऋग्वैदिक एज जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, ऋग्वैदिक पीरियड। और दूसरा जो हमारा हिस्सा है दोस्तों, ये हिस्सा है लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। तो ये हमने दो अलग अलग बातों को समझा था। फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो पहली बात हमें पता पड़ी कि इस सभ्यता को आर्यों के द्वारा बसाया गया था। तो आर्य कौन थे? तो आर्य मुख्य रूप से मध्य एशिया के एक खानाबदोश जनजाति थी, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से आए हुए कुछ नोमैडिक्स थे, जिनका मुख्य कार्य पशुपालन था, जिनका मुख्य पाल एनिमल हस्बेंड्री था। जब ये भारत आए तो भारत में यहाँ के मूल निवासी रह रहे थे, जिन्हें दस्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? दस्यु। तो इन्होंने दस्युओं को हराया,
बहुत से दस्युओं को मारा भी गया है और फिर बाद में कुछ दस्युओं को इन्होंने अपना दास भी बना लिया। तो आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया। अब आर्य कहाँ से आए थे, तो इसको लेकर के अलग अलग मत हैं। जैसे मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे और इसके लिए उन्होंने प्रमाण भी दिए। पहला प्रमाण उन्होंने दिया बोगजकोई इंस्क्रिप्शन, जो कि तुर्की में पाया गया है। दूसरा प्रमाण उन्होंने दिया एक ईरानी ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। तो जेंद अवेस्ता में ग्रंथ में भी वैदिक देवताओं की बात की गई है। वहीं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने यह कहा कि ये तिब्बत से आए हुए थे। तो अलग अलग तरह से आर्यों को बताने की कोशिश की गई कि आर्य कैसे आए। फिर हमने यहीं पर डिस्कस किया, अगला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो हमने ऋग्वैदिक एज के बारे में पढ़ा था। ऋग्वैदिक काल, तो समय कितना था, तो समय है सर 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। किस क्षेत्र में इसका विकास हुआ, तो इसका जो विकास है दोस्तों वो पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में इसका विकास हुआ था। किन नदियों के किनारे, तो सर सप्त सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ। सप्त सैंधव क्षेत्र में इसका विकास हुआ। सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदी आती है दोस्तों, तो इसमें सिंधु नदी आती है, इंडस आती है, कमेंट करके बताते चलो। फिर झेलम आती है। झेलम का पुराना नाम क्या है, कमेंट करो जल्दी से। सर झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। झेलम के बाद चेनाब आती है। चेनाब का पुराना नाम क्या है, सर अस्किनी। ठीक है। इसके बाद रावी आती है। रावी का पुराना नाम क्या है, सर रावी का पुराना नाम है पुरुषनी। ठीक है। फिर इसके बाद व्यास आती है। विपासा इसका पुराना नाम। फिर सतलज आती है और सतलज का पुराना नाम क्या है, शतुद्री। अब जल्दी से मुझे बताओ, एक युद्ध हमने कल पढ़ा था दसराग युद्ध, वो किस नदी के किनारे हुआ है, सर वो रावी नदी के किनारे हुआ है। दसराज युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो भरत कबीले के सुदामा और 10 अन्य कबीलों के बीच में हुआ था, जिसमें भरत कबीले की जीत हो जाती है। तो सप्त सिंधु के क्षेत्र में इसका विकास हुआ। याद रखिएगा, सारे आर्य एक साथ भारत नहीं आए थे। आर्य अलग अलग शाखाओं में अलग अलग समय पर भारत आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि सारे आर्य एक साथ उठे और सब के सब एक साथ भारत आ गए हों, ये हमें देखने के लिए नहीं मिलता। फिर हम आगे बढ़े और हमने ऋग्वैदिक एज का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस किया। हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की। तो हमने जाना कि यह कबीला आधारित राजनीतिक व्यवस्था थी। ये ट्राइबल बेस्ड या नोमैडिक पॉलिटिकल सिस्टम था। इसमें कुछ इकाइयां थी, जैसे सबसे छोटी इकाई जो इसमें थी वो कुल था। कुल से मिलकर के ग्राम बनता था, ग्राम से बनकर के विश बनता था और विश से मिलकर के जन बनता था। कुल का जो प्रमुख होता था वो कुलपति कहलाता था। ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। विश के प्रमुख को हम विशपति कहते थे और जन के प्रमुख को हम राजन कहते थे। ठीक है। राजन के बारे में फिर हमने ये पढ़ा कि जो राजन है इसका मुख्य कार्य था अपने कबीले की रक्षा करना और पशुओं की रक्षा करना। जितने भी लोग उस ट्राइब में रह रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना और जितने भी एनिमल्स उस ट्राइब में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए राजा को एक शब्द कहा गया है गोपा जनस्य। क्या कहा गया है, गोपा जनस्य नाम से जाना गया है। इसके अलावा राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी थे। कौन कौन से अधिकारी थे, पुरोहित बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी, सेनानी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी, विशपति होता था। इसके अलावा दूत होते थे, एक प्रकार की पुलिस हो गई। ठीक है। तो ये प्रमुख अधिकारी हैं, ये मेजर अधिकारी हैं जो उनकी हेल्प करते थे। वज्रपति, एक और अधिकारी का नाम याद रखना, वज्रपति, जो कि चारागाह का प्रमुख होता था। जो भी पॉस्चर लैंड है उसका हेड कौन होता था, वज्रपति होता था। फिर कुछ इसके लिए समूह भी थे, ग्रुप भी थे। तो 3 समूह थे। एक विदथ जो कि सबसे पुराना समूह था,
एक सभा जो कि वरिष्ठ जनों की सभा थी, वरिष्ठ जनों का समूह था, और समिति। विदत वॉज ओल्डेस्ट, सभा ग्रुप ऑफ एल्डर्स, समिति ग्रुप ऑफ ऑल। इन तीनों में महिलाओं की भागीदारी होती थी, तीनों में विमेन का पार्टिसिपेशन होता था। कोई भी कंपलसरी टैक्सेशन नहीं था, कोई भी बाध्यनीय कराधान व्यवस्था नहीं थी। लोग राजा को एक वॉलेंटरी टैक्स देते थे, स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में कोई भी स्थायी सेना के प्रमाण देखने नहीं मिलते, परमानेंट आर्मी देखने के लिए नहीं मिलती। जब भी युद्ध होता था, जब भी बैटल होती थी, तो जो कबीले के लोग हैं वही आपस में आकर के एक दूसरे की सहायता करते थे। हाँ, युद्ध होते थे आपस में, जो कबीले हैं उनके बीच में आपस में युद्ध होते थे, आपस में युद्ध। और युद्ध का सबसे पहला कारण था गाय, जिसे गविष्ठी कहा गया है। गाय के लिए जो युद्ध होते थे वो गविष्ठी कहलाते थे। और दूसरा है भूमि। भूमि में भी कौन सा? पॉस्चर लैंड, ठीक है, चारागाह वाली भूमि। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है, जिसे 10 राज युद्ध कहा जाता है, जो कि एक तरफ भरत कबीले के सुदामा थे और दूसरी ओर 10 अन्य कबीले थे। उसमें भरत कबीले के सुदामा की जीत होती है। याद रखेंगे इस चीज को। सुदामा नहीं, सुदास की जीत होती है। ठीक, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मैप में हमने देखा था कहां से वो आए थे। ये अर्ली वैदिक पीरियड है, ये लेटर वैदिक पीरियड है, और इसमें हमने अब तक ज्योग्राफी नॉलेज और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। अब समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में हमें पढ़ना है। तो बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं? कोई डाउट? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, विदत मतलब सबसे पहले विदत बना है ना, विदत, उसके बाद सभा और समिति बनी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड नसरीन, वेरी गुड। चले, आंसर में इम्पैक्ट, हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। देखो आलिया ने एक और अच्छा, ये अच्छी बात है, ये जो सजेशन आप लोग दे रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि हाँ सर हम डेमोक्रेसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि देखिए सभा और समिति ने कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार तैयार किया है। बिल्कुल लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी का रूट है ये। ठीक है। एक हमने उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, याद है आपको? हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, है ना? तो जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो भी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, कि गांव में जो चोल राजा ने बनवाया था, कि गांव में चोलों के समय एक बहुत अच्छा लोकल गवर्नेंस का सिस्टम था। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये चीज देखने के लिए मिलती है। और इन चीजों का इस्तेमाल, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो कभी भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आपको डेमोक्रेसी के बारे में लिखना है, तो कभी भी अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में लिखेंगे, आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभा समिति का जिक्र कर सकते हैं, आप उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन का भी उल्लेख कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें तो पूरे विषयों को जोड़ के एक बढ़िया आंसर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, चले, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम वैदिक समाज की चर्चा करेंगे। वैदिक सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ऋग्वैदिक काल का जो समाज है, ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल का समाज है वो कैसा था। ठीक है, ऋग्वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक समाज, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं कुछ बेसिक बातें। देखो सबसे पहली बात आप समझें कि ये जो समाज था यह पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी।
पर पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ क्या होता है? जहां पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, जहां पुरुष ज्यादा निर्णय लेते हैं और पुरुषों के हाथ में ज्यादा शक्तियां होती हैं, ऐसे समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज या पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। जैसे आज भी आप देखें तो भारत का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। अधिकांश जो निर्णय है वो पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। राजनीति में भी आप देखें तो अधिकांश आपको जो बड़े नेता मिलेंगे वो पुरुष ही मिलेंगे। इवन परिवार के स्तर पर आप देखें, जो आपको अधिकांश नेता मिलेंगे वो पुरुष ही मिलेंगे। परिवार में भी नेता होता है, मतलब जो निर्णय लेता है वो एक प्रकार से नेता कहलाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का समाज अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है, हम पैट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, ये पितृसत्तात्मक समाज जरूर था, लेकिन यहां जो महिलाओं की स्थिति है, जो विमेन की कंडीशन है, अब हम महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छी थी। जो विमेन की कंडीशन है वो बहुत अच्छी थी। जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए गए थे। पुरुषों के समान अधिकार दिए गए थे। उन्हें वो सारे राइट दिए हुए थे जो कि मेल को थे। सर आपकी बात हम क्यों माने? इसका प्रमाण दीजिए। ठीक है, मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। देखो, पहला इसका प्रमाण ये है कि सभा, समिति और विदत तीनों में महिलाएं भाग लेती थी। विमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल द डेमोक्रेटिक ग्रुप, सभा, समिति एंड विदत। अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है कि सर इस पे आप इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र तो आ गया, इंडिया में भी लोगों को वोटिंग राइट्स तो मिल गए, लेकिन महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत समय के बाद मिले। विमेन को ये राइट बहुत लंबे समय के बाद मिले। ये बात समझिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं को ये अधिकार बहुत लंबे समय के बाद मिले, विमेन्स को ये राइट बहुत लंबे समय के बाद मिले। तो अब जबकि हम नए आइडियाज से घिरे हुए थे, हम समानता की बात करने लगे थे, फिर भी महिलाओं को वोटिंग राइट देने में इतना समय लग गया। और हम बात कर रहे हैं आज से 3000 साल पहले की, जहां महिलाओं को इक्वल डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी। दूसरी बात, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा में कैसे प्रमाण मिलता है? तो यहां पर ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं, ऋग्वेद में जितनी भी श्लोक लिखे गए हैं उस वो पुरुषों ने लिखे हैं, पर कुछ श्लोक ऐसे हैं जो महिलाओं ने लिखे हैं। और कौन सी महिला? तो एक हमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, इन सब की जानकारी मिलती है। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, इन सब ने मिलकर के कुछ श्लोक लिखे। तो श्लोक तभी कोई लिख सकता है जब उसे फॉर्मल एजुकेशन दी गई हो। महिलाओं की स्थिति की अगर हम आगे बात करें तो यहां पर चाइल्ड मैरिज एब्सेंस है, चाइल्ड मैरिज नहीं है, बाल विवाह देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात जो यहां देखने मिलती है कि नियोग प्रथा की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोग प्रथा, नियोग कस्टम। और नियोग पता है क्या है दोस्तों? नियोग वाज बेसिकली विडो रीमैरिज। नियोग इज बेसिकली विडो रीमैरिज। तो आप देखिए, जिस समाज में आज आपको लगता होगा सर ये क्या बड़ी बात कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, विधवा की शादी करा दी। नहीं दोस्तों, आप पुराने समाज में जाकर के देखिए। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी प्रेम रोग, अगर आपने देखी हो, उसमें आपको वास्तविकता पता पड़ेगी कि विधवाओं की कंडीशन भारत में कितनी बुरी अभी भी है, उस समय तो बहुत बुरी थी। तो समाज विकसित होता है, याद रखिए, एक विकसित समाज की, एक ओपन सोसाइटी को कभी भी अगर आपको जज करना है, किसी भी समाज को जज करना है, उस समाज में आप महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है वो एक विकसित समाज होता है। ये एक लौती परिभाषा है।
ये मैंने नहीं कहा, ये इतिहासकारों ने कहा है कि किसी भी समाज की अगर स्थिति का आकलन आपको करना है, किसी भी सोसाइटी को अगर आपको तौलना है, उसमें महिलाओं की स्थिति देखिए। अगर महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को डिसीजन मेकिंग का राइट है, अगर महिलाओं के ऊपर कोई भी प्रथाएं थोपी नहीं जा रही हैं, तो मान लीजिए कि वो समाज बहुत अच्छा है। आज हम क्यों कहते हैं कि हमारे इंडिया में जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत अच्छी है? क्योंकि महिलाओं को बहुत अधिकार मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पे लॉ मेकर्स ऐसे हैं जो महिलाओं को पीछे नहीं ले जाते। अफगानिस्तान में आप देखिए, महिलाओं को पीछे ले जाने वाले कानून बनाए गए, पूरे पीछे ले जाने वाले कानून। ब्यूटी पार्लर्स को बंद कर दिया गया, हजारों महिलाओं का रोजगार खत्म कर दिया गया, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया, एजुकेशन की मनाही कर दी गई कि महिलाएं नहीं पढ़ेंगी। ठीक है, तो आप महिला को कैसे ट्रीट कर रहे हो? आप एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हो। महिला को सिर्फ आप एक इस तरह से ट्रीट कर रहे हो कि बस ये चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन है। जबकि भारत में एट द सेम टाइम आप देखिए, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार मिले हैं, अलग से कानून बना है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हम लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना चल रही है, सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है। प्रमोशन करना है महिलाओं का। तो समाज की जो पहचान है वो हमेशा महिला से होती है। तो नियोग प्रथा का उल्लेख यहां मिलता है, विच इज बेसिकली द विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह की जानकारी मिलती है। यह भी है कि पॉलीगैमी के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, बहुविवाह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अधिकांश लोग सिर्फ एक शादी ही किया करते थे। हो सकता है कि कुछ एक दो वर्ग हो जहां बहुविवाह पॉलीगैमी हुआ हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बहुविवाह करते हैं, जब आप पॉलीगैमी करते हैं, तो एक बार फिर आपने महिला को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, आपने फिर महिला को एक वस्तु समझा। आप सोच के देखिए कि अगर बहुविवाह किया जाए तो ये वही बात हो गई ना दोस्तों, कि अरे घर में एक कपड़ा है, एक और कपड़ा ले आते हैं, है ना। घर में एक सामान तो है, दूसरा सामान ले आते हैं। तो महिला कोई सामान है क्या, वस्तु है क्या? वो भी इक्वली ह्यूमन है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? तो पॉलीगैमी भी एक बहुत बुरी प्रथा है, बहुविवाह भी एक बहुत बुरी प्रथा है। ठीक है, दूसरी शादी उसी हालात में की जानी चाहिए जो एथिक्स कहता है, जब या तो किसी का देहांत हो गया है या फिर आपका तलाक हो गया है। उसके बिना दूसरा विवाह करना पूरी तरह से अनुचित है। अगेन, ये महिला के अधिकारों के खिलाफ है, ये विमेन राइट्स के अगेंस्ट। तो ये सारी बातें ओके। तो किसी भी समाज में अगर आपको देखना है कि वो समाज विकसित है या नहीं, महिलाओं की स्थिति, अगर महिलाओं को अधिकार दिए हैं वो समाज विकसित है। अगर महिला को अधिकार नहीं दिए, तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी विज्ञान हो, वो समाज पिछड़ा ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, महिलाओं की स्थिति। तो हमेशा, जैसे मैंने कहा, जब भी आप समाज की बात करेंगे, ऑलवेज टॉक अबाउट द विमेन, हमेशा महिलाओं की बात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक और बात, सती प्रथा के प्रमाण नहीं है, सती प्रथा के प्रमाण नहीं है। नो एविडेंस ऑफ सती, सती का प्रमाण हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तीसरी बात, समाज में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन यह कर्म आधारित थी। 4 वर्ण समाज में बन चुके थे, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा जो वर्ण था वो शूद्र था। लेकिन ये जो है, यहां पर किसी भी प्रकार का, याद रखिएगा, समाज में जटिल विभाजन नहीं था। नो कॉम्प्लेक्स डिवीजन बिटवीन सोसाइटी। ऐसा नहीं था कि एक वर्ण दूसरे वर्ण का है तो यहां पे अनटचेबिलिटी परफॉर्म हो रही है, अधिकार नहीं मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, समाज में ये जो वर्ण व्यवस्था यहां पर है, ये कर्म आधारित थी। एक व्यक्ति जो शिक्षा का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, एक व्यक्ति जो रक्षा का काम कर रहा है वो क्षत्रिय है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है वो वैश्य है, और एक व्यक्ति जो सेवा कार्यों में लगा है वो शूद्र है। बहुत अच्छा श्लोक है ऋग्वेद में, और वो श्लोक ये बताता है कि एक ही घर में ब्राह्मण रहता था, उसी घर में क्षत्रिय, उसी घर में शूद्र, उसी घर में वैश्य। तो एक घर में कैसे रह रहे हैं? क्योंकि चारों के व्यवसाय अलग अलग थे। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था इंडिया में कभी भी
उस हिसाब से नहीं बनाई गई जैसे आज हम इसे देखते हैं। आज हमने वर्ण व्यवस्था को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लिया है, और कैसी आइडेंटिटी से? जेनेटिक आइडेंटिटी से जोड़ लिया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा बेटी वैश्य, और शूद्र का बेटा बेटी शूद्र। जबकि ऐसा नहीं है। मूल रूप से वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। जितने भी लोग रक्षा का काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय हैं। जितने भी लोग अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं वो ब्राह्मण्स हैं। जितने भी लोग सेवा का काम करते हैं वो शूद्र हैं। जितने भी लोग व्यापारी हैं वो सभी वैश्य हैं। ये बस एक विभाजन था। ठीक है। जाति व्यवस्था नहीं थी समाज में, कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है, जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है कि समाज में दो अलग अलग वर्ग थे। वर्ण तो कॉम्प्लेक्स नहीं था, वर्ण मतलब कर्म है, लेकिन दो वर्ग थे समाज में। एक था आर्य और एक था आर्य, मतलब गैर आर्य भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे नॉन आर्य कहा जाता है। जो नॉन आर्यंस थे इन्हें दस्यु कहा जाता है। दस्यु। ठीक है। समाज में दास व्यवस्था का प्रचलन था, लेकिन दास सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्य के लिए होते थे। ठीक है। समाज में स्लेवरी थी, दास व्यवस्था था, लेकिन दास सिर्फ घरेलू कार्य के लिए होते थे, स्लेवरी। ठीक। तो ये वैदिक काल का समाज है। दिस इज द सोसाइटी ऑफ वैदिक एज। बताइए, क्लियर है यहां तक सारी बातें? तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की तरह हमें एक एगैलिटेरियन सोसाइटी देखने के लिए मिल रही है, हमें एक समता मूलक समाज देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट एगैलिटेरियन है, लगभग एक समता मूलक समाज है। बताइए, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ, जब तक नाज ने कहा कि उनके बच्चे किस में आएंगे, बिल्कुल उनके बच्चों की आइडेंटिटी जन्म से तय नहीं होती थी। बच्चों की आइडेंटिटी जब वो काम करने लगते थे तब तय होती थी नाज। ठीक। हाँ, मैंने कहा ना कि बहुविवाह के संकेत हैं। मैंने भी आपसे कहा कि बहुविवाह के संकेत हैं, लेकिन पॉलीगैमी हर हर जगह प्रचलित नहीं थी। बहुत ऐसा कहा जाता है कि बहुत छोटा ही एक वर्ग था जो पॉलीगैमी कर रहा था, बाकी पॉलीगैमी नहीं है। शॉर्ट नोट अब मैं नहीं दूंगा, यही बनवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बस एक चैप्टर है वो मैं शॉर्ट नोट में दे दिए हैं, अपलोड हो जाएंगे। इंडस वैली के, ये दहेज प्रथा नहीं थी। हाँ ठीक है यार, अब वो चल जाता है यार। स्पेलिंग पे मत जाओ, बस आप तो ध्यान दो इस चीजों पे। जाति व्यवस्था लेटर वैदिक पीरियड के बाद शुरू होगी। पहले गोत्र बनेंगे, फिर जाति व्यवस्था बनेगी। ठीक। हो जाएंगे, जैसे आप पढ़ोगे इस तरह से लिखोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। वर्ण को इंग्लिश में फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम कहा जाता है। फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया ना पैट्रियार्कल सोसाइटी क्यों कहा मैंने आपको। पुरुष प्रधान पितृ सत्तात्मक समाज था। पैट्रियोटिक नहीं है, पैट्रियोटिक अलग होता है, पैट्रियार्कल है ये, पैट्रियार्कल। हाँ, सती प्रथा भी नहीं है। नहीं, दहेज प्रथा नहीं थी। ठीक है, दहेज प्रथा नहीं थी। मनोरंजन के साधन में शिकार, नृत्य, ये सारी चीजें थी। संगीत। बहुविवाह का अर्थ होता है एक से ज्यादा पत्नियां होना। ठीक है, एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियों को हम बहुविवाह कहते हैं। नहीं, जाति व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती आपको। ऋग्वैदिक पीरियड में जाति व्यवस्था देखने नहीं मिलती, लेटर वैदिक पीरियड में आपको जाति व्यवस्था देखने मिलती है। ये इस बात की जानकारी नहीं है मोहन, इस बात की जानकारी नहीं है। नियोग प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा की दोबारा शादी करवाना, विडो की दोबारा रीमैरिज करवाना, इसको नियोग प्रथा कहा जाता था। और कॉटन कॉटन कपड़े यूज हो रहे थे। चलिए, आर्य और अनार्य का अर्थ ये है जो लोग आए हुए थे उन्हें आर्य कहा गया, और जो भारत के मूल निवासी थे
वो अनार्य कहलाए। ठीक है, उन्हें दस्यु कहा जाता था, जो भारत के मूल लोग थे। ठीक, तो भारत के मूल लोगों को दस्यु कहा गया है। हाँ, महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी। चलिए, तो अब मुझे लगता है हो गया, सारी चीजें हो गई। चार, उसको नाम है यार, वर्ण सिस्टम को फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम कहते हैं। ओके, दीज आर द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब आगे आते हैं, फिर आपके दोबारा डाउट लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये बेसिक बात हो गई कि सर हमने कहीं ना कहीं समाज के बारे में भी समझ लिया, हमने सोसाइटी के बारे में भी समझ लिया। अब समाज के बाद जो हमें अगली चर्चा करनी है, वो बात करनी है कि ऋग्वैदिक पीरियड में अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। अब हमें इसके बारे में बात करनी है। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है कि ऋग्वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता था। आइए समझेंगे एक एक बातों को, ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहली बात, यह एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। यह एक रूरल इकोनॉमी। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन इकोनॉमी थी वहां पर आपको। ठीक है, दूसरी बात सबसे जरूरी दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पर जो मुख्य व्यवसाय था, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है, कमेंट करके बताओ। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मेन ऑक्यूपेशन क्या था यहां पर दोस्तों, बताइए जरा। तो मुख्य व्यवसाय, दिमाग में फिट कर लेना कि ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, और पशुपालन के बाद कृषि। ठीक है, जो इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो था एनिमल हस्बेंड्री, और उसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और उसके बाद एग्रीकल्चर। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से ये प्रश्न बन करके आ सकता है कि ऋग्वैदिक पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री वाज प्राइमरी एंड देन द एग्रीकल्चर, उसके बाद कृषि होती थी। इसके अलावा कुछ अन्य व्यवसाय भी थे, कुछ अदर ऑक्यूपेशन भी थे, वही पुराने जो हम पढ़ चुके हैं। वीवर्स अर्थात बुनकर, बुनकर हुआ करते थे। बढ़ई अर्थात कारपेंटर हुआ करते थे। कुम्हार, ठीक है, फिर धातु शिल्पी, मेटल आर्टिशियन, मेटल आर्टिशियन, ये सब लोग हुआ करते थे। बुनकर है, बढ़ई है, कुम्हार है, धातु शिल्पी अर्थात मेटल आर्टिशियन, ये अन्य व्यवसाय हुआ करते थे, अदर ऑक्यूपेशन। अगला सवाल ये आता है कि सर माध्यम क्या था? सर विनिमय का माध्यम क्या था? विनिमय, विनिमय का माध्यम, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? विनिमय का अर्थ क्या होता है? जैसे आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आज विनिमय का माध्यम क्या है, तो आप कहोगे सर रुपए। जो भारत में रुपए है वो विनिमय का माध्यम है, जो रुपी है वो इंडिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इस समय दोस्तों जो विनिमय का माध्यम था वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम। ये बेस था। आज सिंधु घाटी में भी हमने यही देखा था, इंडस वैली में भी हमने बार्टर सिस्टम की बात की थी, और यहां पर भी हमें बार्टर सिस्टम देखने के लिए मिलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली देखने के लिए मिलती है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक सिक्का है निष्क, निष्क, यह एक गोल्ड क्वाइन है, एक स्वर्ण का सिक्का है, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन
इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो हमें सोने का सिक्का मिला है जिसका नाम है निष्क, ये कोई मुद्रा नहीं थी। इट वॉज नॉट द करेंसी, इट वॉज बेसिकली प्रीशियस मेटल और ऑर्नामेंट। यह एक कीमती कीमती धातु या इसका प्रयोग आभूषण के रूप में किया जा रहा था। ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता में जो विनिमय का माध्यम था, जो पूरी ऋग्वैदिक व्यवस्था में, ऋग्वैदिक काल में जो विनिमय का माध्यम था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, वो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब अगर मुझे गेहूं चाहिए तो मैं गेहूं के बदले आपको चावल दे देता हूं, आप मुझे गेहूं दे दो। मुझे भैया कुछ गेहूं चाहिए तो आप हमारे यहाँ आकर के बाल कटवा लो और हम आपके यहाँ पर गेहूं ले जाते हैं। तो इस तरह का काम होता था, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम काम करता था। लेकिन कुछ जगह पर एक सोने के सिक्के का उल्लेख मिलता है, एक गोल्ड कॉइन का उल्लेख मिलता है, जिसे निष्क कहा गया है। क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है। इतिहासकारों का यह मानना है कि मुद्रा नहीं थी, इट वॉज नॉट दी करेंसी, ये एक कीमती धातु थी, या इसका प्रयोग आभूषण के रूप में किया जा रहा था, या फिर इसका प्रयोग ऑर्नामेंट के रूप में किया जा रहा था। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि ऋग्वैदिक काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। याद रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। इसमें अलावा जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी कंपलसरी टैक्सेशन नहीं था, कोई भी बाध्यकारी कराधान व्यवस्था नहीं थी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कंपलसरी टैक्स नहीं दिया जाता था, और चूंकि यहां पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है तो आपको ट्रेजरी भी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको खजाना भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आज भारत सरकार का खजाना है, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की संचित निधि कहते हैं। तो वो खजाना क्यों है? क्योंकि भैया टैक्स लिया जाता है और कंपलसरी टैक्स लिया जाता है। 2 मिनट सोच के देखो कि भारत में कहा जाए कि अब आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, इंडिया में अब कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो क्या भारत के खजाने में कुछ रहेगा? इंडिया की संचित निधि में कुछ रहेगा? सर कुछ भी नहीं रहेगा। कंसोलिडेटेड फंड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब टैक्स ही नहीं है तो ट्रेजरी क्यों होगी? जब कर ही नहीं है तो खजाने का क्या करोगे? कोष का क्या करोगे? ये चीज आपको याद रखनी है। एक और बात याद रखना कि धातु, मेटल, तो धातु के लिए अयस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अयस धातु के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? अयस। अब अलग अलग है, अयस वर्ड का इस्तेमाल धातु के लिए किया गया है, अयस। और याद रखेंगे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल के लोगों को, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में लोहे की जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को लोहे की जानकारी हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। ऋग्वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी हो जाएगी। इन्हें तांबे की जानकारी थी, कॉपर की इंफॉर्मेशन थी, और गोल्ड और सिल्वर की इंफॉर्मेशन भी इन्हें थी, ठीक है। पर इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। दे वर नॉट इक्विवेलेंट, या दे वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू आयरन, ठीक है। तो उन्हें आयरन का इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉपर का इंफॉर्मेशन है, गोल्ड का इंफॉर्मेशन है। कॉपर के प्रमाण हमें पंजाब से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं। गोल्ड में हमें सिक्का मिला है जिसे निस्क कहा जाता था, और कुछ आभूषण भी मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। वैदिक इकोनॉमी जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, रूरल इकोनॉमी है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, और पशु में भी 2 पशु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। घोड़ा, अगर घोड़ा नहीं होता तो ये इतना आगे नहीं आ पाते। घोड़े ने बहुत मदद की है आर्यों की, आर्यों की लाइफ बनाई है तो वो घोड़े ने बनाई है। वो घोड़े पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत लंबा लंबा सफर तय करते थे। और घोड़े के बाद गाय,
ठीक है, घोड़ा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की जानकारी नहीं थी, लेकिन आर्यों की विशेषता यही थी कि उन्हें घोड़े की जानकारी थी। तो घोड़े से दो फायदे हुए, एक तो वो तेजी से आगे बढ़ते थे और हाइट होने की वजह से आपका वजन भी बढ़ जाता था, और दूसरी बात, चूंकि घोड़ा है तो नीचे जो कठिनाइयां हैं रास्ते की, वो घोड़ा समाप्त कर देता था, घोड़ा उन कठिनाइयों को पार कर जाता था। तो घोड़ा एक बहुत बड़ी चीज हुई। जब घोड़े को उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया, घोड़े का एक प्रकार से घरेलूकरण करना सीख लिया, तो आर्यों को इसमें बहुत सहायता मिली। तो ये वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था है, ऋग्वैदिक काल की, माफ कीजिए, ऋग्वैदिक काल की ये अर्थव्यवस्था है, ये ऋग्वैदिक इकोनॉमी है। अंडरस्टूड? यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए मुझे एक बार। यहाँ सर इकोनॉमी में कोई डाउट है? फिर हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल शुरू होगा गोपाल। उनका फूड क्या था? सी, देवर प्राइमरली ईटिंग नॉन वेज। ठीक है, वो मुख्य रूप से मांस का आहार लेते थे, मुख्य उनका आहार मांस था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, तो गेहूं, चावल, ये चीजें भी आने लगी थी, पर मुख्य रूप से देवर ईटिंग दी मीट। एज मैं समझा नहीं, एज तो, एज क्या आ गया था? एज कहाँ आया था? बस, 2 महीने के बाद दूसरी क्लास शुरू होंगी वैदिक एज के सिस्टम। देखो लॉजिकली आना चाहिए ऐसे प्रोटो हिस्ट्री में, लेकिन लोग इसे हिस्ट्री में ही रखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड में ही रखते हैं। नहीं, ये लिंक नहीं मिलती मयंक, किसी और सभ्यता से हमें व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते। कॉपर और गोल्ड के रिमेन्स हमें पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में मिले हैं। लोग रहते कहाँ थे? घर होते थे गांव में, जिस तरह से झोपड़ियां होती हैं, तो झोपड़ियां, घर, इस प्रकार की चीजें होती थी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जौ और गेहूं, बार्ले और बीट। अयस धातु के लिए इस्तेमाल करते थे, जो अयस है वो धातु के लिए इस्तेमाल करते थे। तो 5 नंबर पॉइंट, देखो 5 नंबर में मैंने ये कहा कि राजा जो है वो कोई कर नहीं वसूलता था, राजा को टैक्स देना कंपलसरी नहीं था। अगर आप चाहो तो एक स्वैच्छिक कर दे सकते हो, एक वॉलेंटरी टैक्स दे सकते हो, जिसे बलि कहा जाता था। ठीक है, नहीं अभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होगा इसमें। देखो मैं शॉर्ट नोट इसलिए नहीं दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप लिखोगे क्या? फिर पूरा काम मैं ही कर दूंगा तो आपके लिए तो कुछ बचे ही नहीं ना। बस आके आपको एयरफोन लगा के मूवी की तरह क्लास देखना है, तो मूवी तो चल नहीं रही है, आपको लिखना पड़ेगा, है ना? तो ये नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको। नोट तो मैं ऐसे ही दूंगा जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपी निकालनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। हाँ वो खत्म हो गए थे, वो नहीं मिलते। नहीं, अब बताइए आपको क्या डाउट है? हिंद प्रवीण। हाँ शायद गोल्ड के आभूषण पहनते थे। हाँ बिल्कुल, विमेन का पार्टिसिपेशन था इकोनॉमी में। घोड़े के प्रमाण पूरी जगह से मिले हैं फिर हमें आर्यों के। इज देयर, इफ देयर इज नो टैक्स, यस 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 आयुष, तो वही मैंने कहा था ना आपसे कि राजा यहाँ पर वैसा नहीं था जैसा हम इमेजिन करते हैं कि राजा के पास एक महल है, अधिकारियों को सैलरी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कबीला, कबीला व्यवस्था यही होती है दोस्त, ट्राइबल नोमैडिक सिस्टम यही होता है कि देखिए मेरा घर है, सोसाइटी समझो, सोसाइटी, सोसाइटी, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, तो उसमें भेड़े को अध्यक्ष बनाया है, तो क्या भेड़े को अलग से कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। पोपटलाल और अय्यर को वो बनाया है, कुछ ट्रेजरी में कुछ हेड बनाया है, तो क्या उन्हें अलग से पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। बिल्कुल यही है ट्राइबल, कि भैया एक व्यक्ति को राजा बना दिया, लेकिन उसे कोई भी लग्जरी या प्रिविलेज नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति वज्रपति है, उसका काम है, उसे अलग से कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसको नोमैडिक सिस्टम कह रहे हैं। ठीक।
बुनकर, वीवर्स, जो बुनाई करते थे कपड़ों की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, हॉर्स वाले टॉपिक को देखो। हॉर्स ने बहुत हेल्प किया। नंबर 4 मैं बता दे रहा हूँ, नंबर 4। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं एक दो प्रश्नों का जवाब और दे देता हूँ। अब अब कह रहे हैं हॉर्स, हॉर्स ने अल्टीमेटली ट्रैवलिंग इजी बना दी ना। उनके लिए आना जाना आसान हो गया, तेजी से चलता है घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह पर आना आरियों के लिए। और मध्य एशिया में वो घोड़े का पालन ही करते थे, तो उन्हें आना जाना बहुत आसान हो गया। ठीक है, एक ये चीज है। दूसरा आप लोग कह रहे हैं नंबर 4, तो इसमें यह है कि लोगों को अगर कोई भी चीज खरीदना है, विनिमय के माध्यम का मतलब होता है एक कोई भी तरीका जिससे आप कोई सेवा या वस्तु खरीद या बेच सकते हैं। जैसे आज आप बाजार जाते हो, आपने कहा कि मुझे फुल्की खाना है, तो फुल्की कब खिलाएगा आपको, जब आप उसे 10 रुपए दोगे। फिर आपने कहा मुझे कपड़ा खरीदना है, 500 रुपए का कपड़ा लेकर के आ जाइए। तो ये जो आप रुपए दे रहे हो, ये क्या है, विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम था, कोई मुद्रा नहीं चलती थी। हालांकि सोने के सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं जिसे निष्क कहा जाता था, लेकिन इतिहासकारों का यह मानना है कि ये जो गोल्ड कॉइन हमें मिले हैं, ये शायद ऑर्नामेंट थे, ये शायद जो है इनका प्रयोग ऑर्नामेंट्स के रूप में किया जाता होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज इट। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के धर्म के बारे में, ऋग्वैदिक काल के रिलीजन के बारे में। यह आखिरी टॉपिक होगा और उसके बाद हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का रिलीजन, धर्म। आइए, तो एक चीज बड़ी तय है कि स्पष्ट रूप से धार्मिक समाज, इंग्लिश में क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो हमने ये कहा कि शायद धर्म को लोग मानते थे, लेकिन धर्म बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा था। पीपल वर रिलीजियस, बट रिलीजन वॉज नॉट एवरीथिंग फॉर द पीपल, है ना। लोग धर्म को मानते थे, लेकिन धर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल वहां पर प्ले नहीं करता था। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं है, लोग स्पष्ट रूप से धार्मिक हैं और धर्म का बड़ा महत्व है, रिलीजन का यहाँ पर महत्व है। अब जो धर्म है उसमें किस प्रकार के देवी देवता थे, किस प्रकार के देवी देवता थे, किस प्रकार के डेटीज थे, तो याद रखेंगे प्रकृति। प्रकृति को जो नेचर है, तो इन्होंने क्या किया था, जो नेचर पावर है उनको गॉड बना दिया था। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सीधे प्रकृति की पूजा करते थे, उन्होंने नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा नदी तो नदी एज इट इज पूज रहे हैं, पेड़ तो पेड़ को एज इट इज पूज रहे हैं, पशु पशु को एज इट इज पूज रहे हैं। जबकि यहां पर जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो नेचुरल पावर हैं, उन्हें नाम दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, पानी गिरने के लिए एक देवता इंद्र बना दिए जाएंगे। अग्नि के द्वारा क्या किया जाएगा, मैसेंजर का काम किया जाएगा। वरुण बना दिए जाएंगे जो मोरल के रखवाली करते हैं। ठीक है, मरुत बना दिए जाएंगे जो तूफानों के देवता बनेंगे। वहीं से आगे जाकर के मारुति अर्थात हनुमान जी का कंसेप्ट, हनुमान जी का जो कहीं ना कहीं लिंक है वो यहीं से निकल करके आती है। मरुत, मारुति, हनुमान जी, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें यहां से निकल करके आएंगी। तो देवी देवताओं को यहां पर क्या किया है, प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का नाम दिया। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आप डायरेक्टली नेचर का वर्शिप कर रहे थे। यहां पर पहले नेचर को आपने नाम दिया और फिर आपने वर्शिप करना शुरू किया। याद रखिएगा इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर पहले नेचर को आपने नाम दिया और फिर आपने उसका पूजा करना शुरू किया। तो देवी देवताओं से एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज जब हम भगवान की बात करते हैं
तो देखो, आप भगवान की पूजा लोग 2 वजह से करते हैं। अभी भी याद रखना, मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर मैं, चलो आपसे मैंने पूछ लिया, आप लोग मुझे जवाब दो, चलो कमेंट करो। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता है, नहीं भी मानता तब भी आप बता सकते हैं, तो अगर आप ईश्वर को मानते हो तो आप ईश्वर की पूजा क्यों करते हो? जवाब दो मुझे, क्या रीजन है ईश्वर की पूजा करने का? बताइए जल्दी से, बताइए, कमेंट कीजिए, क्यों कर रहे हो आप ईश्वर की पूजा? वाई आर यू वर्शिपिंग द गॉड? मन को शांति मिलती है, ठीक है, कुछ पाने के लिए, पॉजिटिविटी, मन की शांति, कुछ मांगने के लिए जब हमें उनसे कुछ चाहिए पड़ता है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, सेटिस्फेक्शन, ओके। तो अल्टीमेटली 2 चीजें आई, आप लोगों के आंसर से भी 2 बातें निकल करके आई कि कोई भी व्यक्ति जो रिलीजन को फॉलो करता है उसके 2 ही कारण होते हैं। एक कारण होता है पीस, इंटरनल पीस, कि हाँ आपको शांति मिले, आध्यात्म मिले, आपके जीवन में थोड़ी शांति आए, आपके दिमाग को शांति मिले, वो पीस। और दूसरा होता है डिमांड, डिमांड, ठीक है। और ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। जैसे सामान्यतः ये होता है दोस्तों कि जब व्यक्ति शुरुआत में पूजा करता है ना, जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो डिमांड के लिए पूजा करता है। जैसे मुझे याद है जब मैं था अपने कॉलेज स्कूल में, तो हम लोग क्या, पास हो जाए एग्जाम में, पेपर सरल आ जाए, ये क्या था, डिमांड था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जब आपकी जिंदगी में पैसा आ जाएगा, जब आपकी जिंदगी में आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, तब आप डिमांड नहीं करोगे, तब आपकी पूजा का उद्देश्य बदल जाएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए पूजा करोगे, शांति के लिए पूजा करोगे, तब आप आध्यात्म की ओर जाओगे, आप मोक्ष जैसी बातों की बात करने लगोगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक काल में जो लोग पूजा कर रहे हैं उनका प्रमुख उद्देश्य है डिमांड। दे आर नॉट आस्किंग फॉर द पीस, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द स्पिरिचुअलिटी, वो शायद शांति या अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। अच्छा, मांग किस चीज की हो रही है? कभी पानी, रेन, स्पेशली इसको हम कह सकते हैं कि बॉयज, है ना, लड़के, लड़कों की मांग हो रही है, लड़कियों की मांग नहीं हो रही, लड़कों की मांग हो रही है कि भैया जन्म किसका हो, लड़के का जन्म हो, ठीक है। पशुओं की मांग हो रही है, कैटल, कैटल, पशु की मांग हो रही है, तो ये मांग हो रही थी। वर्षा की मांग हो रही है, लड़कों की मांग हो रही है कि लड़कों का जन्म हो, ठीक है, अच्छा लड़का हो जो वंश को और आगे बढ़ाए, ये सारी बातें, तेजस्वी हो, बलवान हो, ये सारी बातें, ठीक है। और युद्ध की मनोकामनाएं, वॉर, कि वॉर में जीतना, विक्ट्री, इसकी मनोकामना हो रही। तो ये डिमांड बेस्ड, कि पूरे यहां पर पूरा काम कैसे हो रहा है, डिमांड के आधार पर हो रहा है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, आइडल वर्शिप नहीं होता था, आइडल वर्शिप नहीं होती थी, मंदिर नहीं होते थे, नो टेम्पल्स, ठीक है, आइडल वर्शिप भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, दोनों चीजें एब्सेंट हैं। तीसरा, अगले अगर छठवीं की बात करें, मुख्य, मुख्य देवता कौन थे? अब इनके बारे में जरा समझिए। तो इंपॉर्टेंट गॉड में सबसे प्रमुख जो देवता थे वो थे इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त, 250 हिम्स डेडिकेटेड हैं। 250 सूक्त हैं इंद्र के लिए। कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं इंद्र के लिए। इंद्र को कहा गया है वर्षा का देवता, वर्षा व युद्ध का देवता, वर्षा व युद्ध का देवता, गॉड ऑफ रेन एंड गॉड ऑफ वॉर। इंद्र के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है पुरंदर, और पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला,
इसका मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट। क्या मतलब होता है? ब्रेकर ऑफ फोर्ट, किलों को तोड़ने वाला, ब्रेकर ऑफ फोर्ट, पुरंदर। तो इंद्र के लिए लगभग 250 सूक्त हैं, ऑलमोस्ट 250 हिम्स है। वर्षा और समुद्र का देवता इंद्र को कहा गया है, और पुरंदर सबसे महत्वपूर्ण देवता। इंद्र के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं वो है अग्नि। अग्नि के लिए लगभग 200 सूक्त हैं, और अग्नि को कहा जाता था भगवान व मनुष्य के बीच में माध्यम, मीडियम बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, मीडियम बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप, इंटरमीडियरी बिटवीन ह्यूमन एंड द गॉड। क्या था? लोगों का मानना था कि भगवान कहाँ रहते हैं? आसमान में रहते हैं। तो अगर भगवान तक कुछ भी बात पहुंचानी है, आग जलाओ, आग से वो बात धुएं के रूप में भगवान तक पहुंच जाएगी, और फिर भगवान हमारी बात सुन लेंगे। यहीं से यज्ञ का कंसेप्ट आया है। जो कंसेप्ट ऑफ यज्ञ है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। आज भी जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारी मान्यता यही रहती है कि अग्नि के रूप में जो भी बात हम कह रहे हैं वो देवताओं तक पहुंच जाएगी, वो शायद ईश्वर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यज्ञ का कंसेप्ट यहीं से आया है। भगवान और मनुष्य के बीच माध्यम किसके रूप में? अग्नि काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अग्नि। अग्नि के बाद एक और अगले देवता हैं वरुण। वरुण के बाद एक और देवता है सोम। सोम को कहा गया है गॉड ऑफ प्लांट, गॉड ऑफ प्लांट, वनस्पति के देवता। एक और देवता है मरुत, गॉड ऑफ स्ट्रोम, तूफान के देवता। ठीक है, मरुत तूफान के देवता। तो वरुण है, सोम है, सोम इज अ गॉड ऑफ प्लांट, मरुत इज अ गॉड ऑफ स्ट्रोम, तूफान के देवता। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कुछ देवियों की बात भी की गई है, अर्थात गॉडेस की बात भी की गई है, गॉडेस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी हमें दिखाता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि अगर देवियों का उल्लेख है इसका मतलब महिला को भी पूजा जा रहा था। इट मीन्स कंडीशन ऑफ विमेन वर गुड। तो किस किस की बात की गई है? अदिति और उषा। लेकिन ज्यादा महत्व नहीं था क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल गॉड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, फीमेल गॉड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो अदिति और उषा जरूर हैं, देवी हैं, लेकिन उनको महत्व नहीं दिया गया। महत्व सबसे ज्यादा इंद्र को, फिर अग्नि को, वरुण, सोम और मरुत। देखो, सोम दो जगह से इस्तेमाल हुआ है। सोम गॉड ऑफ प्लांट है, और इसी एक वृक्ष का नाम भी सोम है। तो सोम से एक रस निकलता था जिसे सोम रस कहा जाता था। तो जो सोम रस है माना जाता है कि एक एनर्जी ड्रिंक थी जो उस समय के लोग पीते थे। जो सोम रस है माना जाता है कि उस समय की एक एनर्जी ड्रिंक थी जो लोग पीते थे। ठीक है, तो सोम रस का जिक्र। सुरा जो है वो शराब के लिए इस्तेमाल किया गया है। सुरा एक और वर्ड है, सुरा शायद शराब होती थी, लेकिन जो सोम रस है वो एक एनर्जी ड्रिंक थी जो लोग उस समय पिया करते थे। तो ये ऋग्वैदिक काल का धर्म है, स्पष्ट रूप से धार्मिक समाज है। देवी देवताओं, प्रकृति की जो शक्ति थी उन्हीं को देवी देवताओं का नाम दिया गया है। मांग होती थी वर्षा की, लड़कों की, पशुओं की और युद्ध जीतने की। मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर नहीं है। मुख्य देवताओं में, इंपॉर्टेंट गॉड में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण है। 250 सूक्त, 250 हिम्स इंद्र के लिए डेडिकेटेड हैं ऋग्वेद के। वर्षा और युद्ध के देवता हैं। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट। अग्नि है, अग्नि के लिए 200 सूक्त, 200 हिम्स, भगवान और मनुष्य के बीच माध्यम, इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। वरुण है, सोम है, गॉड ऑफ प्लांट, वनस्पति के देवता। मरुत गॉड ऑफ स्ट्रॉम, तूफान के देवता। देवियों की चर्चा भी है, अदिति और उषा, लेकिन इनका कम महत्व है क्योंकि इस समय जो समाज था वो मोस्ट प्रोबेबली जो समाज रहा है, सोसाइटी रही है, वो पितृसत्तात्मक समाज था।
तो ये है दोस्तों आपका पूरा ऋग्वैदिक काल का समाज। दिस इज द ऋग्वैदिक सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी एंड द रिलीजियस लाइफ। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न लिखो जल्दी से। प्रश्न लिखिए। ऋग्वैदिक काल के समाज व धार्मिक विश्वासों का उल्लेख करें। Write a note on social and religious beliefs of Rigvedic age. Write a note on social and religious belief of Rigvedic age. 200 शब्दों में लिखना है, ये कल आप लिख करके लाओगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और थोड़ा सा मैं एग्रीकल्चर के बारे में बता दूं कि कृषि यहाँ पर जो थी वो सिर्फ निर्वाह के लिए होती थी, कोई भी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का अधिशेष उत्पादन नहीं होता था। और एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है युवा। युवा शब्द का जो इस्तेमाल है वो अनाज के लिए किया गया है, वो ग्रेन्स के लिए किया गया है। ठीक है, तो बस याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में सरप्लस प्रोडक्शन था, अधिशेष उत्पादन था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सिर्फ निर्वाह के लिए कृषि हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो रहा है ताकि लोग जीवित रह सके, कोई भी अधिशेष उत्पादन नहीं है। इसीलिए आपको व्यवसाय देखने नहीं मिलता, इसीलिए आपको जो एक ट्रेड है वो देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ तक के नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ये हो गया सब कुछ, हमने पढ़ लिया। ज्योग्राफिकल नॉलेज, पॉलिटिकल सिस्टम, दसराज युद्ध के अधिकारियों के बारे में, ये कल आपसे कहा था कि लिख लीजिएगा आप लोग, उम्मीद है लिख लिया होगा। समाज के बारे में लिखा है, सोसाइटी के बारे में लिखा है, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा है। ठीक है, और देवताओं के बारे में लिखा है। ठीक, अलग अलग। वरुण आकाश के देवता थे, ब्रह्मांडी और नैतिक कानून के रक्षक थे, रूलर ऑफ स्काई रिलीम, अपहोल्डर ऑफ कॉस्मिक एंड मोरल लॉस। ठीक है, अब जो एक क्लास और हमारी रहेगी उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बताइए, अब आपके कोई डाउट है क्लास में तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर डाउट है। प्रश्न भी मैंने आपको लिखने के लिए दे दिया। देखिए, हमें वुडन प्लाउशेयर मिला है, हमें एक लकड़ी का हल मिला है, तो हो सकता है कि शायद एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। पशुपालन ऑब्वियसली खाने के लिए तो होता ही था, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। मैं समझा नहीं गुंजन, अब क्या कह रहे हैं क्या? नहीं, मापतौल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो जब देखो, अधिशेष इंडस वैली में बहुत ज्यादा था, इतना था कि वहां पर बहुत बड़ा ट्रेड एस्टेब्लिश हुआ, और इतना था कि वहां ग्रीनरी पाई गई। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही अधिशेष उत्पादन होता होगा, बाकी लोग पशुपालन ही करते थे। मैक्सिमम जो बिजनेस होता था, वस्तु विनिमय होता था, वो पशुओं के आदान प्रदान से होता था। हाँ, अगर आप मेरे साथ लिखेंगे तो पीडीएफ आपको नहीं लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम करेंगे रियाज हम इसे। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जानकारी मिलेगी। आप मेरे साथ ही लिखिए रूबी। लोहे की जानकारी अभी हमें नहीं मिली है सुंदर जी यादव। दोस्त, हमें लोहे की जानकारी नहीं मिली है, लोहा हमें उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, तो इसमें हम पढ़ेंगे लोहे के बारे में। शायद, बिल्कुल।
क्योंकि उस समय देखिए ये सब जानकारी नहीं है, अब कौन वर्ण क्या खाता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था वैसी नहीं है। पर उस समय चूंकि एग्रीकल्चर और अल्टीमेटली आर्यंस नोमैडिक थे, वो मध्य एशिया से आए थे, तो वहां तो वो नॉनवेज ही खा रहे थे ना सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर उस समय ये सारी चीजें नहीं थी, वेज नॉन वेज ये सारी चीजें नहीं थी। अंत्योष्टि की जानकारी नहीं है, लेटर वैदिक पीरियड में हमें अंत्योष्टि के बारे में पता चलेगा। नहीं, कीवर्ड आप ड्रॉ ऐसे नहीं कर सकते केजीएस यूजर, आपको उसे सेंटेंस के रूप में बनाना होगा, ठीक है। अभी लिपि नहीं है, लिपि लेटर वैदिक पीरियड में आ जाएगी, अभी सिर्फ भाषा है। अब न्यूज़पेपर कैसे डाउनलोड करें ये मुझे नहीं पता, दोस्त कैसे डाउनलोड करें। जब लड़कों की मांग था तो ऐसा महिला पुरुषों के समान है। मैं समझा नहीं इस बात को। पर इस समय लोग नहीं, अभी मैंने कहा नशरीन की ये जानकारी नहीं है। साहित्यिक स्रोत मिले हैं हमें। नहीं नहीं यार, अभी मैं आपको समझिए ना, मैं आप गुंजा आपका सवाल नहीं आ रहा है। सूक्त एक प्रकार का श्लोक, एजुकेशन थी बिल्कुल, लेकिन सारी एजुकेशन वैदिक एजुकेशन थी, ठीक है, सारी एजुकेशन वैदिक। देखो यार, धर्म का महत्व कैसे बढ़ता है ना, तो उसका एक लॉजिक है, हिस्टोरियन ने दिया कि देखो धर्म ऐसे बढ़ा होगा कि शायद कोई व्यक्ति कभी गया हो, उसने कुछ डिमांड की हो पेड़ के सामने या पानी के सामने कुछ बैठ करके, और तुरंत पानी गिर गया हो, तो लोगों का विश्वास बन गया। लोगों का बिलीफ ऐसे ही तो बनता है। धर्म ऐसे ही शायद उत्पत्ति होगी, कोई व्यक्ति गया होगा पेड़ के पास, उसने डिमांड करी कि यार देखिए ये ठीक हो जाए, और हो गया वो व्यक्ति ठीक, कैसे भी, तो कहा कि ये पेड़ की वजह से ठीक हुए हैं, पेड़ का महत्व बढ़ गया, है ना। धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता है, विश्वास। ओके ओके, मैं बात करता हूँ, ठीक, चलिए। तो अब वो आगे 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 बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी, और बीच में हर हफ्ते मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा, ताकि हमारा, क्योंकि जो सिलेबस है वो हमारा समय के हिसाब से चल रहा है, बस हम एक क्लास पीछे हो जाते हैं हर बार, तो वो एक क्लास में आपकी कवर करा दूंगा, ठीक। थैंक यू सो मच, फिर आपसे मुलाकात होगी कल, और अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं आपको जल्द ही जानकारी दे दूंगा। अपना ख्याल रखिए। इस हफ्ते तक हम खत्म कर लेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म की बात कर लेंगे, और महाजनपद तक हमारा टारगेट है कि इस वीक खत्म होते होते हमें महाजनपद तक पहुंचना है, ठीक। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।